नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास का तीसरी किताब का पहला अध्याय लेके आए हैं, उपनिवेशवाद। पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। फ्रांसीसी बुकानन की सर्वेक्षण रिपोर्ट में हमें ज्ञात या पता चलता है कि बंगाल के दिन जनकपुर जिले में धनी किसानों का एक वर्ग था जिनको जोरदार कहा जाता था। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत से भी अधिक थी। इसके ताकत बनाने के बहुत सारे कारण भी थे। बड़ी जोतों के मालिक, स्थानीय व्यापार तथा साहूकारों पर नियंत्रण, बटाईदारी व्यवस्था जमींदारों से अधिक, ये बहुत सारे कारण। दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं आप, हेडिंग चाहे तो हेडिंग बना ले, पॉइंट वन तो पॉइंट वाइज बना सकते हैं। फर्जी बिक्री के माध्यम से भी बाहर के खरीदारों को भगाना दूसरा कारण था। तीसरा था अपनी अनुकूल परिस्थितियां होने पर सत्ता को सुदृढ़ बनाए रखना। तीसरा है पहाड़ी लोगों ने बाहरी लोगों के आगमन पर, ये बहुत सारे बिंदु जोड़ते हैं, तो आप नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आपका दूसरा रहा। जमींदारों ने अपनी जमीनें बचाने, उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए थे। उनमें से आपने बताया है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लें। फर्जी बिक्री के माध्यम से बाहर के खरीदारों को भगाना, अपनी अनुकूल परिस्थिति होने पर सत्ता को सुदृढ़ करना, बहुत सारे कारण थे। तीसरा क्वेश्चन, पहाड़िया लोग राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहा करते थे। वे जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और झूम खेती भी किया करते थे। वे जंगल के छोटे छोटे हिस्सों में झोपड़ी बनाकर रहते थे। वे जंगलों को काटकर उनको जलाकर उसकी राख की पोटाश से भूमि को उपजाऊ बनाकर खाने की तरह तरह की दालें, ज्वार, बाजरा उगा देते थे और जंगल के उत्पादों से अपना जीवन यापन करते थे। वे पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और यह भूमि पहचान और जीवन का आधार भी थे। वे बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिरोध रखते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया पूरा। चौथा देखिए, संथाल वाला। बिहार क्षेत्र में मुर्शिदाबाद तथा बंगाल को मिलाने वाले क्षेत्र में एक प्राचीन जनजाति रहती थी जो संथाल के नाम से जानी जाती थी। संथालों ने 1855-56 ईस्वी में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के बहुत सारे कारण भी थे। नंबर 1 कारण था शोषण, अत्याचार तथा अन्यायपूर्ण व्यवस्था का विरोध किया। दूसरा था जमीनों के छीनने का डर। तीसरा था एक विद्वान E.G. मान के अनुसार भी बहुत सी चीजें मिलती हैं, तो ये आप नोट कर सकते हैं आप। धनी लोगों द्वारा जनजातियों को विभिन्न तरीकों से लूटना भी एक कारण था। कर्म का दबाव, पैसे चलते रहना, ये भी कारण था। पुलिस द्वारा महाजन तथा व्यापारियों को भ्रष्टाचार तथा शोषण में मदद करना, ये भी एक कारण था। तो ये कारण बनते हैं, बहुत सारे बिंदु मिलकर के आंदोलन होता है संथाली का। नोट कर लें इसको। संथाल विद्रोह का उद्देश्य आर्थिक दशा में सुधार करना था। ब्रिटिश शासकीय के प्रति उनकी गलत धारणा नहीं थी। विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल तथा उत्तरी भारत द्वारा सामान्य लोगों के लिए किया गया था, किंतु संथालों ने पाया कि उनका दमन किया जा रहा है तथा बिना किसी शिकायत के परेशान किया जा रहा है, तो वे सरकार के विरोधी हो गए। बाद में जून 1855 ईस्वी में लगभग 10,000 संथालों ने भी सीधी तथा कान्हू के नेतृत्व में विद्रोह किया। दक्कन का पठार के बारे में क्वेश्चन बनता है। ऋणदाताओं के निम्नलिखित कारण थे, तो वो कारण थे ऋणदाता द्वारा ऋण न देना, ब्याज अधिक लेना, कृषि उत्पादकों की कीमत कम होना, अकाल की स्थिति भी एक कारण था, दीर्घकालिक ऋण की बंदी, बहुत सारे कारण मिलके आपका पॉइंट बनते हैं इसमें कारण। ऋणदाता ने किसानों को ऋण देने से मना कर दिया था। किसानों को लगता था कि ऋणदाता संवेदनहीन
हो गए हैं, जो उनकी स्थिति पर तरस नहीं खा रहे हैं। ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों तथा रीति रिवाजों का उल्लेख कर रहे थे। उदाहरण के लिए ब्याज की राशि मूलधन से अधिक नहीं हो सकती है, किंतु ऋणदाताओं ने इसका उल्लंघन करके 100 रुपए के मूलधन पर 200 से अधिक ब्याज दर लगा रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भू राजस्व वसूली की नई पद्धति का प्रचलन किया, जिसे स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी बंदोबस्त कहते थे। इसमें जमींदारों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला वार्षिक लगान निश्चित कर दिया गया। जमींदार द्वारा लगान की स्थिति निर्धारित राशि न देने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग बेच करके लगान की वसूली कर लेता था। जमींदारों को अपनी जमींदारी पर खेती करने वाले किसानों से कर वसूलने का अधिकार था, किंतु अधिकांश जमींदार रियायत के समय पर वसूल न करने के कारण पूरी राजस्व राशि न ही चुका पाते थे। कुछ जमींदार जानबूझकर भी राजस्व अदा नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप उन पर बकाया राशि लगातार बढ़ रही थी। कंपनी उसे लंबे समय तक सहन नहीं कर सकी, अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए अधिकतर जमींदारी नीलामी कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 7 दे सकते हैं हम। पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। वे भूमि में के एक हिस्से या टुकड़े को साफ करके उस पर कुछ समय के लिए खेती करते थे। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो वे दूसरी जगह जा करके भूमि साफ करके खेती करते थे, किंतु संथाल लोग एक जगह पर रहकर ही स्थायी कृषि करते थे। पहाड़िया लोग अपने खाने के लिए दालें, ज्वार, बाजरा आदि उगाते थे, किंतु संथाल लोग चावल, कपास, तंबाकू, सरसों जैसी फसलें का उत्पादन करते थे। पहाड़िया लोग खेती मुख्यतः कुदाल पर आश्रित थे, किंतु संथाल लोग खेती के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो आप नोट कर लीजिए इसको। पहाड़ों को अपना मूल आधार बना करके पहाड़िया लोग इन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान स्थायी रूप से खेती करते थे। पहाड़िया लोग द्वारा ये आक्रमण मुख्यतः अपने आप को अभाव तथा अकाल के वर्षों में जीवित रहने के लिए इस प्रकार के कार्यों को संथाल लोग नहीं करते थे। तो ये बहुत सारे कारण बने जे इसमें जुड़े हुए, तो ये कारण बनते हैं। जंगलों में पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठा करते थे। इसके अतिरिक्त बेचने के लिए रेशम की कोआ, राल तथा काष्ठ कोयल बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते थे, किंतु संथाल लोग अपने खाने के लिए जंगली फल फूल आदि का इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। जब सन 1861 में अमेरिकी युद्ध छिड़ा तो ब्रिटिश के पास क्षेत्र या मंडी या कारखानों में तहलका मच गया। अमेरिका में आने वाली कच्ची कपास के आयात भारी गिरावट आई। वह समानता मात्र का 3% ही कम हो गया था। 1861 में जहां 20 लाख गांठें या हर गांठ 40 पाउंड की होती थी जो आई थी, वहीं 1862 में 55,000 गांठें का आयात हुआ। इस प्रकार भारत तथा अन्य देशों में बड़ी व्यापकता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। बंबई में कपास के सौदागरों में कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए भी कपास जिला बाई जिला पैदा किया जाने लगा। जब कपास की खेती कीमतों में उछाल आया तो मुंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशि दी ताकि वे मात्रा में अधिक उधार वे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को बस के उपलब्ध कराने का वचन दिया था। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यह सही है कि इतिहास लिखने में सरकारी स्रोतों जैसे राजस्व अभिलेखों, सरकार द्वारा
नियुक्त सर्वेक्षणों की रिपोर्टों और पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किंतु इतिहास लिखते समय, सरकारी स्रोत का उपयोग करते समय लेखक की बहुत सारी मानसिकताएं भी होती हैं। ये आप देख सकते हो। आप सरकारी स्रोतों को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। सरकार अपने दृष्टिकोण से प्रत्येक घटना तथा समस्या का विवरण देती है। सरकार किसी भी घटना में अपने को दोषी नहीं सिद्ध करती है, अतः सरकारी विवरण को सत्य नहीं माना जा सकता है। अतः किसानों का इतिहास भी लिखने में सरकारी स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित बातों पर भी आवश्यक होता है। सरकारी रिपोर्टों का प्रयोग अत्यंत सोच समझ कर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सरकारी रिपोर्टों का मिलान और गैर सरकारी रिपोर्टों और समाचार पत्रों वैधानिक अभिलेखों से कर लेना चाहिए। सरकारी अभिलेखों की सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो आप। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, प्रेसिडेंसी, सूरत, मुंबई, उत्तर पूर्व पढ़ने वाले पड़ोसी या पहाड़िया संथाली लोगों के स्थान देखना है अपन को। तो वो आप एक मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, तो उसको नोट कर लीजिए आप। ये मानचित्र है आपका। मानचित्र को देख लें आप। भारत का चित्र दिया गया है अगले पेज पर, तो उसको आपको नोट कर लेना है। देखिए ये मानचित्र रहा पूरा, आप देख लीजिए। ये पूरा मानचित्र है। बम्बई प्रेसिडेंसी क्षेत्र, बम्बई, मद्रास सभी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए। बुकानन कौन था? फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था। उसने बंगाल चिकित्सा सेवा में 1974 से 1815 तक कार्य किया। उस समय तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक भी रहा। कलकत्ता, जिसको आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, अपने प्रवास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना भी करवाई थी, जो कलकत्ता अलीगढ़ चिड़ियाघर, अलीपुर चिड़ियाघर कहलाता है। वे थोड़े समय के लिए वनस्पति उद्यान के प्रभारी भी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वे बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे अपनी जायदाद के वारिस बने और उन्हें अपने वंश के नाम से हैमिल्टन को अपना नाम लिया, इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट आप देख लिया। दूसरा है संथालों के विषय में बुकानन के विचार भी हैं। पहाड़ी गांव का बुकानन को तो चित्रण भी किया है। कड़ुआ के 5 चट्टानों का बुकानन का विवरण भी है। वनों की कटाई संबंध में उनका विवरण है। प्राकृतिक साधनों की खोज में बुकानन का योगदान भी है, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो अपन पूरा क्वेश्चन इससे अपन पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, संथाली बिहार क्षेत्र के मुर्शिदाबाद तथा बंगाल को मिलाने वाले क्षेत्र में एक प्राचीन जनजाति रहती थी जो संथाल के नाम से जानी जाती। संथालों ने 1855 से 56 में विद्रोह किया था। यह प्रश्न था कि संथालों के विद्रोह के क्या कारण थे। बंगाल में महाजन तथा व्यापारियों का शोषण चरम सीमा पर पहुंच चुका था। महाजन लोग अधिक ब्याज पर अपना पैसा उधार दिया करते थे। पुलिस के शोषण तथा अत्याचार के कारण जनजातियों के लोग त्रस्त थे। राजस्व की अन्यायपूर्ण वसूली, जमींदारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण, अंग्रेजों का अपमानजनक रवैया आदि के कारण संथालों ने विद्रोह की भावना विकसित हो गई। तो बहुत सारे कारण भी थे इसके लिए। धनी लोगों द्वारा जनजातियों को लूटना, कर्म का दबाव, पेशी दर तक चलते रहना, पुलिस द्वारा महाजन तथा व्यापारियों को भ्रष्टाचार, शोषण के शिकार में सहयोग देना, संथालों द्वारा कोर्ट में हर्जाना प्राप्त करना असंभव हो गया। तो ऐसे अपन पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसको लिख लीजिए आप। 19वीं शताब्दी में अंत में खरवार आंदोलन 3 विभागों में विभाजित हो गया था, सफाहोर, समरा, बाबाजियो, जिसको आप नोट कर लीजिए। समानता समय में यह आंदोलन कुछ निष्क्रिय हो गया, किंतु विपत्ति के समय यह निष्क्रियता हुआ।
इसके सदस्यों ने हिंसा तथा तोड़फोड़ की। कुछ समय बाद इस आंदोलन के सदस्यों ने राष्ट्रीय आंदोलन का भी समर्थन किया। उदाहरण के लिए 1930 में स्वतंत्र आंदोलन के सफाहोर के सदस्यों ने महान योगदान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि खारवेल आंदोलन सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे सकते हो आप। वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित उक्त व्यवस्था में केंद्रीकरण अधिक था, इसलिए वह शीघ्र ही लड़खड़ाने लगी। 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 1784 से 1793 ईस्वी में इसको युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया। जिलों का पुनर्गठन किया गया, उन्हें नियमित राजस्व इकाई बना दिया गया। हर जिले में कलेक्टर और राजस्व निर्धारित तथा वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले पूरे प्रांत को 35 जिलों में विभक्त किया गया था, किंतु 1787 में इसकी संख्या घट करके 23 कर दी गई। राजस्व समिति का पुनर्गठन किया गया, उसका नाम राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रखा गया। गवर्नर जनरल की परिषद का एक सदस्य उसका सदस्य था। राजस्व परिषद के कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए गए। उसका काम कलेक्टरों द्वारा निर्धारित रखना, उन्हें सलाह देना, उसके द्वारा किए गए निर्णयों को स्वीकृति प्रदान करना। मुख्य सस्तीदार नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसका काम भूमि तथा लगान संबंधी अभिलेखों का देखरेख करना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप स्थायी बंदोबस्त का महत्व भी है, कंपनी को लाभ है, जमींदारों को लाभ है, बंगाल की आर्थिक दशा में सुधार करना है। फिर इसकी आप पूरा नोट कर लीजिए इसको। इस व्यवस्था के अनुसार सरकार को बार बार मालगुजारी का प्रबंध करने, खर्च और झंझट दोनों से मुक्ति दिला दी। दूसरे जमींदारों को धनी वर्ग पैदा हुआ, उसने अपनी संचित संपत्ति को व्यापार में लगा करके औद्योगिकरण को भी इससे बढ़ाया। देखिए आप इससे हानि दी गई, किसानों को हानि हुई। किसानों के बाद देखिए अब सरकार को हानि हुई। सामाजिक दृष्टिकोण में निंदनीय कार्य था, जमींदारों को भी हानि हुई। तो ये बहुत सारे कारण बने स्थायी बंदोबस्त के दुष्परिणामों। तो इसको नोट कर लीजिए आप। प्रारंभ में अनेक जमींदारों को भी इस बंदोबस्त से अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। बंगाल के जमींदार राजाओं की भांति रहते थे। उस समय लगान वसूल करने की सरकारी खजाने में जमा करना उनके लिए सरल कार्य न था, इसलिए अपने जमींदार परिवार नष्ट हो गए। उन्हें अपनी भूमि बेचने पड़ी। कॉर्नवालिस की यह धारणा सत्य नहीं हुई कि भूमि का स्वामी हो जाने पर जमींदार लोग उन्नति और ध्यान देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए आप। भूमि का स्वामी हो जाने पर जमीन लोग अपनी उन्नति का ध्यान देंगे और देश के समृद्ध हो जाएंगे। अनेक जमींदार भूमि बिचौलियों के अधिक छोड़ करके बड़े नगरों में बस गए। भूमि से अत्यंत कोई संपर्क नहीं रहा। रेयत वाली संक्षिप्त में लिखिए आप। रेयत वाली व्यवस्था को लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने मद्रास तथा बंबई के कुछ क्षेत्रों में लागू किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने लगान वसूलने के लिए सीधे कृषक या रेयतों से संबंध स्थापित किया। कृषकों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि संबंधी सभी अधिकार उसे दे दिए गए। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी अधिकारी सीधे किसानों से लगान वसूल करते थे। रेयतवाड़ी बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य जमीन से उत्पन्न उपज का अधिक से अधिक भाग लगान के रूप में सरकार को प्राप्त करना था। इस बंदोबस्त को लागू करते समय यह तर्क दिया गया कि जिन क्षेत्रों में रेयतवाड़ी प्रथा लागू की गई उन क्षेत्रों में कोई भी बड़ा जमींदार नहीं था, जिससे सरकार कोई समझौता करती। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार लोग लगान का अधिकांश भाग हड़प लेते थे, जिससे सरकार को नुकसान होता था। जमींदार लोग अधिक से अधिक लगान वसूल करते थे, जनता का अत्याचार करते थे। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की स्थिति गुलाम के समान हो गई थी। इसी कारण रेयतवाड़ी प्रथा को लागू करना पड़ा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। 14 अगस्त 1855 को मद्रास सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि करों के भारी दबाव के कारण कृषि के विकास
जिसके अवरोध पैदा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते, 5 में देख सकते हो आप, नोट कर लीजिए। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ दशकों तक जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में लापरवाही करते रहे। परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया राशि बढ़ती गई। बहुत सारी इसके लिए कारण भी जिम्मेदारी हैं। प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि मांगों को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, तो आगे चलकर के मूल्य वृद्धि और खेती का विस्तार होने पर आय में वृद्धि होगी, परंतु कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा भी कभी नहीं कर सकती। इस हानि से कम स्तर पर रखने के लिए ही कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर ले गया। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप। महाराष्ट्र में कपास निर्यात में गिरावट आने के बाद ऋणदाताओं ने किसानों या रैयत को ऋण देने से मना कर दिया। इससे किसानों में रोष पैदा हो गया। वे इस बात के लिए क्रोधित नहीं थे कि ऋण के गर्त में फंसते जा रहे हैं अथवा वे अपने जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से ऋणदाता पर निर्भर थे, बल्कि वे इस बात से अधिक क्रोधित थे कि ऋणदाता इतना संवेदनहीन हो गया है और वह अपनी दशा पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता देहात है, परंपरागत मानकों अर्थात रूढ़ी रीति रिवाजों का उल्लंघन कर रहा है। ऋणदाताओं द्वारा हेराफेरी भी की गई, परिसीमन कानून भी बना। ऐसी बहुत सारे बिंदु इसमें निकल के आते हैं। समय समय पर किसान यह समझौते करने लगे कि उनके कष्टों का कारण बंध पत्रों और दस्तावेजों की नई व्यवस्था ही है। उनमें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे, अंगूठे लगवा लिए जाते थे। उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्यों लिए गए। क्वेश्चन नंबर 5-7 में देख सकते हैं आप। 5वीं रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से एक थी जो भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन और क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। 5वीं रिपोर्ट से उल्लेखित यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों की थी। इसमें 800 से अधिक पृष्ठ थे। इसमें जमींदारी रियायतों से अर्जियां, भिन्न जिलों कलेक्टरों की रिपोर्टें, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं, अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल थी। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं। बुकानन के विवरणों ने अपनी जानकारी का आधार मानने समय यह नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी यात्रा केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्सान, विश्व सर्वेक्षणों, पालकी उठाने वाले कुलियों आदि से बड़े दिल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। उसकी यात्राओं का खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए रहा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पहला देखते हैं अपन छोटे क्वेश्चनों में से पहला, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अनेक अकाल पड़ने के कारण अर्थव्यवस्था डावाडोल हो गई। इसको उभरने के लिए स्थायी व्यवस्था करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। पहाड़ी लोग स्थायी कृषि के विस्तार के कारण बाहर से आने वाले लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। अतः जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसने लगे तो पहाड़ी लोग इनका विरोध भी करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 जमींदारी की स्थिति और जमीनों की नीलामी के बारे में 5वीं रिपोर्ट में विस्तृत रूप से लिखा गया। राजस्व संबंधी सभी नहीं वसूल किया जाता था। काफी हद तक जमीनें समय समय पर नीलामी का काम की जाती था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ जाने पर ब्रिटेन के कपास क्षेत्र में तहलका मच गया था। कपास के व्यापार में तेजी आने पर भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित कच्चे माल के लिए भी अपने अधीन करने के सपने देखने लगे थे।
1865 तक स्थिति बदल गई। अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया और वहां कपास का फिर से उत्पादन होने लगा। फलस्वरूप ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यातकों में गिरावट आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो आप। 1810 में के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं। इससे उपज के मूल्य में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप बंगाल के जमींदारों की आय में विस्तार हुआ। चूंकि राजस्व की मांगे इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत निर्धारित की गई, इसलिए औपनिवेशिक सरकार द्वारा बढ़ी गई आय में से हिस्सा नहीं मांग सकती थी। अतः सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने के लिए भू राजस्व